नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त और मैं सिस्को के लिए काम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम नेटवर्क इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज की बात कर रहे हैं, है ना। और हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना लिए हैं, जैसे कि सबनेटिंग क्या होती है, जैसे कि आपका दो कंप्यूटर कैसे बात करते हैं जब वो एक ही नेटवर्क में हो या डिफरेंट नेटवर्क में हो। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बिलीव मी, जो इंटेंट है इस सीरीज का, वो आपको क्वेश्चंस बताना नहीं है कि भाई क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। जो इंटेंट है वो है कि आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स पता लगे, आपको पता लगे कि बेसिक्स क्या होते हैं, है ना। इसीलिए हमने आज एक नया क्वेश्चन लिया है जिसमें हम बात करेंगे कि लेयर टू नेटवर्क में से लूप को कैसे हटाया जाता है, राइट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसके पीछे क्या इंटेंट हो सकता है। इसके पीछे इंटरव्यूअर का इंटेंट होता है कि क्या आपने कभी लेयर टू एनवायरनमेंट में काम भी किया है या नहीं किया है। और अगर किया होगा तो भाई आपको ये वाली प्रॉब्लम या तो आपने सुनी होगी किसी से या आपने कहीं ना कहीं पर देखी होगी। और वो कौन सी प्रॉब्लम है कि जब भी आप लेयर टू नेटवर्क बनाते हो तो कभी कभी उसमें लूप बन जाती है, राइट। और वो कैसे बन जाती है, उनके क्या कारण होते हैं उनके बनने के लिए, और आप कैसे उनको अवॉइड करोगे, वही हम सब इसमें जानेंगे, राइट। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वर्चुअल लैन क्या होती है, क्योंकि अगर आपको लूप्स हटानी है तो आपको वीलेंस के बारे में भी समझना आना चाहिए, आपको स्पैनिंग ट्री के बारे में भी समझ में आना चाहिए। तो हम यही सब कुछ इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, पहली बात, मैं बार बार बात कर रहा हूं लेयर टू नेटवर्क की, तो सबसे पहले तो वही देख लेते हैं कि भाई लेयर टू नेटवर्क क्या होता है। तो लेयर टू नेटवर्क एक्चुअल में, जैसे कि हमने लास्ट से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि अगर दो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं, राइट, अगर हमने उनको एक ही स्विच में कनेक्ट कर दिया है दोनों कंप्यूटर्स को, तो वो आपस में कैसे बात करते हैं। तो हमारी टोपोलॉजी सिर्फ ऐसी सी थी कुछ, कि एक हमारे पास ये स्विच था और इस स्विच से मैंने दो लैपटॉप्स या दो होस्ट को कनेक्ट कर दिया था। अब इसके पीछे की थ्योरी वगैरह हम सब जान गए, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और कैम टेबल कैसे बनती है, ये हमें सब पता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है उसमें। बट अभी की दिक्कत क्या है कि ये जो स्विच होता है इसमें या तो 24 पोर्ट होती हैं या 48 पोर्ट्स होती हैं। बट कभी कभी हमें काफी ज्यादा यूजर्स होते हैं हमारे पास, मे बी हमारे पास यूजर्स होते हैं से 500 से भी ज्यादा यूजर हैं या 500 से भी ज्यादा यूजर हैं, राइट। अगर 500 से भी ज्यादा यूजर हैं तो भाई एक ही स्विच में तो काम नहीं चल सकता। तो इट मीन्स दैट हमें और भी स्विच कनेक्ट करने पड़ेंगे, जिससे बेसिकली हमें अपने यूजर्स को, जो दूसरे यूजर्स हैं उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर इन स्विचेस को आपस में भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो ये हमारा नेटवर्क बन रहा है स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने के बाद, इसको हम लेयर टू नेटवर्क बोलते हैं, राइट। तो जब हम स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं लूप्स की, राइट। और वो लूप की प्रॉब्लम कभी कभी इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि स्विच काम करना ही बंद कर देते हैं। और अगर स्विचेस ने काम करना बंद कर दिया तो आपकी नींद तो उड़नी तय है, राइट। तो अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, राइट, या फिर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो भाई आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इतनी समझ सभी को होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं एक और मोटिवेशन की बात करूं कि आपको ये क्यों सीखना चाहिए, तो आजकल के जितने भी सॉल्यूशन नए नए आ रहे हैं, राइट, एक जैसे सॉल्यूशन आ रहा है हमारा, आ चुका है और इम्प्लीमेंटेड भी है, एसडी एक्सेस की बात करते हैं, या कोई बोलता है वीएक्स लैन की बात करते हैं। तो इसका जो प्राइमरी फोकस होता है, एसडी एक्सेस हुआ, एसीआई हुआ, या फिर वी लैन, वीएक्स लैन की कोई बेस्ड सॉल्यूशन है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हमने इस सॉल्यूशन के जरिए लूप्स को खत्म कर दिया नेटवर्क से, राइट। तो बिलीव मी, आपको ये जानना ही चाहिए कि प्रॉब्लम क्या थी, राइट। लेयर टू पे लूप आखिरकार बनती ही क्यों थी। तो मैंने 4-5 मिनट ले लिए लगभग इसकी भूमिका बांधने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। क्योंकि इस टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको समझ के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो शायद जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर हुआ, एसडी एक्सेस हुआ, एसीआई हुआ, उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। तो चलिए बात करते हैं इसकी, इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तो भाई ये जान ही लेते हैं कि लूप क्या होती है या फिर लूप बनती ही क्यों है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने तीन स्विचेस को ले लिया है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा स्विच नंबर 1 है, ये मेरा स्विच नंबर 2 है, और ये है मेरा स्विच नंबर 3।
बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना। और ये जो मैंने खाली बॉक्सेस बनाए हैं, ये कैम टेबल है किसी स्विच की। मान लो कि ये कैम टेबल है स्विच नंबर 1 की। और कैम टेबल क्या होती है, कैसे बनती है, ये तो हमने सबने डिस्कस कर लिया है। तो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको एक सीक्वेंस में ही देखोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले, क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में, राइट, फिर 3 को, फिर 4 को, और ऐसे ही देखेंगे। अदरवाइज कोई मतलब ये जो मैंने डिजाइन किए हैं क्वेश्चंस, ये सीक्वेंस में ही इनका मतलब है, राइट। क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेस्ड होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर। जो हम कल डिस्कस करेंगे शायद वो इन शुरू के चारों पर बेस्ड होगा। तो आप एक सीक्वेंस में जाइए, तभी आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और बिलीव मी, जब ये हम 15 या 16 क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे तो हमारे पास 16, 17 या 20 घंटे के आसपास का कंटेंट होगा। और वो कंटेंट आप देखोगे कि वो सीसीएनए लेवल के बराबर ही है ना। तो अगर आपने ये कर लिया तो ये बात तो तय है कि आपके नेटवर्किंग के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत सॉलिड हो जाएंगे, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 स्विचेस हैं, आपस में कनेक्टेड है। ये ईथरनेट केबल है जिससे हमने उनको कनेक्ट कर दिया आपस में। अब कनेक्ट करने के बाद मेरी एक होस्ट ए है और ये होस्ट बी है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको भी मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले लूप बनती ही क्यों है या लूप होती ही क्या है, राइट। आपको ये पता है कि जैसे ये होस्ट ए अगर होस्ट बी से बात करना चाहती है यहां पर, तो वो क्या लिखती है, ये लिखती है पिंग होस्ट बी, या जो भी आईपी एड्रेस है होस्ट बी का, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये आईपी पैकेट को इसको इस इंटरफेस पे भेजना है बाहर 0/1 पर, राइट, या अपनी इस इंटरफेस पे भेजना है, इसको आर्प करना पड़ता है। और ये सारी की सारी चीजें हम पूरे 1 घंटे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, पहले आप ये देखें कि आर्प कैसे काम करता है, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, वो सब आप देख कर आए, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही इस होस्ट ए को होस्ट बी से बात करनी होगी, ये इनिशिएट करता है आर्प, क्योंकि पैकेट हमें करना है पूरा, है ना। हमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को जानने के लिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज होता है। पर बात आती है अब ये कि जो आर्प पैकेट होता है ये होता है ब्रॉडकास्ट पैकेट, है ना। ओके, स्पेलिंग गलत होगी ब्रॉडकास्ट की। तो ये जो पैकेट होता है मेरा होता है ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इसके डेस्टिनेशन मैक में ये लिखा हुआ है हमने F:F:F, यही लिखा होता है हमने। तो होता क्या है कि जैसे ही ये आर्प मैसेज इस स्विच को मिलता है, ये कौन सा स्विच है हमारा, ये स्विच नंबर 1 है हमारा जिसकी कैम टेबल है यहाँ पर, राइट। जैसे ही इसको मिलता है ये क्या करता है, ये अपनी उन सारी पोर्ट्स पर भेजना शुरू कर देता है जो भी इसके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल 0/1 पर जाएगा, 0/2 पर जाएगा, है ना। जितनी भी पोर्ट्स अवेलेबल है उनको भेजेगा, सिवाय उसके जिस पर इसको ये वापस मिला था, सीधी सॉरी, सिवाय उसके जिस पर ये पैकेट इसको मिला था, राइट। तो ये पैकेट मिला किस पर था, इस वाली इंटरफेस पे मिला था, सीधी सी बात है हमें। तो इस पर तो भेजने का मतलब ही नहीं है कि भाई, सीधी सी बात है, हमें ये आर्प मैसेज इसी इंटरफेस पे मिला है और हम इस पे ही भेज दें, तो वो तो कोई मजे वाली बात नहीं हुई, राइट। तो जिस पे मिला है उसको छोड़ दो, बाकी की जितनी भी इंटरफेसेस हैं उस पर भेज दो। और यही मतलब होता है ब्रॉडकास्ट का। हमने जाना भी हुआ है इसके बारे में, सीखा भी हुआ है। तो होता क्या है, अब ये पैकेट जो है, चलो मैं येलो कलर का पेन ले लेता हूं जिससे कि थोड़ा सा और विजिबिलिटी हो जाए। तो ये जो आर्प मैसेज है ये यहां भी जाएगा, ये आर्प मैसेज यहां भी जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। मैसेज पहुंच गया अब आपका यहां पर, है ना। अच्छा, अगर मैं कैम टेबल की बात करूं स्विच 1 की, तो जैसे ही आर्प मैसेज मिला था, तो इस स्विच को फौरन पता लग जाएगा और ये अपनी कैम टेबल फिल करना शुरू कर देगा, जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें होगा मैक एड्रेस और होगी पोर्ट। तो ये पैकेट इसको मिला कहां से था, आर्प, ये आर्प इसको मिला था अपनी इस इंटरफेस पे। मान लीजिए ये 0/3 इंटरफेस है, तो ये बोलेगा 0/3 इंटरफेस पर, सॉरी, ये जो मैक एड्रेस है A:A:A, ये कनेक्ट है मेरी 0/3 इंटरफेस पे। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ऐसे ही स्विच की कैम टेबल बनती है ना। तो आर्प मैसेज यहां पहुंच गया। अब जैसे ही आर्प मैसेज स्विच 3 के पास गया, ये क्या करेगा, ये इसको अपनी उन सारी इंटरफेसेस पे भेजेगा सिवाय उसके जिस पर ये उसको मिला था, राइट।
तो इसके पास कौन कौन सी इंटरफेस है? इसके पास एक तो 0/1 इंटरफेस है, एक है इसके पास 0/2 इंटरफेस, राइट? तो ये इसको भेजेगा 0/2 पर, वापस तो नहीं भेजेगा क्योंकि इसी पे मिला था इसको, एज सिंपल एज दैट, राइट? नाउ अब आप देखिए स्विच 2 के बारे में जरा जानने की कोशिश कीजिए। इसको एक आर्प मिला है स्विच 1 से, है ना, और एक आर्प मिला है इसको स्विच 3 से। इसके पास तो ये दो दो पहुंच गए, है ना। अब ये दोनों पहुंच गए, जैसे ही इसको मिलेगा आर्प, किसी का भी मिल जाए पहले, वो फिर से इसको यहां पर कर देगा और यहां पर सेंड कर देगा। अब ये जो है ना, ये आपकी लूप बन गई है यहां पर। कैसे लूप बन गई है? क्योंकि जो मेरा आर्प मैसेज था, वो आप सोच कर देखिए, वो यहां से चला था इधर से, राइट? यहां पर पहुंचा, इसने भी फॉरवर्ड कर दिया, यहां पर इसने भी फॉरवर्ड कर दिया, और ये वापस आ गया यहीं पर। ठीक है। अच्छा, क्या ये लूप यहां पर स्टॉप हो जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल स्टॉप नहीं होने वाली यहां पर। क्या होगा? जैसे ही इसको आर्प यहां मिलेगा, ये फिर से यहां भेजेगा और ये वापस से इसको भी भेज देगा, राइट? क्योंकि इस बार इसको 0/2 पे मिला है। तो ये जो पैकेट है, ये गोल गोल इन स्विचेस के बीच में घूमता रहेगा। और स्विच का काम क्या होता है? जैसे ही उसको कोई फ्रेम मिला, उसको उसको एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, उसको दूसरी इंटरफेस पे भेज देना है, राइट? तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। रीजन क्या? कि स्विच को, इस वाले स्विच को जैसे ही ये आर्प मैसेज मिलेगा, इसका काम है हर जगह पर भेजना, और घूम फिर के फिर से इसके पास आ जाएगा, फिर से भेजेगा, फिर से घूम के आ जाएगा, फिर से भेजेगा। तो आप सोच के देखिए, सिर्फ एक सिंगल आर्प मैसेज ने पूरे नेटवर्क की वॉट लगा के रख दी है, राइट? कैसे वॉट लगा दी है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और मान के देखो, अगर इसी नेटवर्क में 10 से 15 होस्ट हैं, सभी आर्प कर रहे हैं अपने इनिशियल पैकेट के लिए, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा नेटवर्क बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है ऑलमोस्ट सभी केसेस में, क्योंकि स्विच का काम ही पैकेट को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करना है, राइट? इस स्विच का जो सीपीयू है, वो ऑलमोस्ट 100% पहुंच जाता है। और अगर 100% पहुंच जाता है, तो ये स्विच कुछ और काम कर ही नहीं रहा है। इट मीन्स दैट अगर आप इस स्विच में लॉग इन भी करना चाहोगे, तो लॉग्ड इन भी नहीं करने देता आपको, राइट? क्योंकि ये इसका सीपी जो है, वो ऑलरेडी बिजी हो गया है भाई, ये चाहते ही नहीं है कि कोई इसके पास आए अब। और अगर ये 100% हो गया है, अगर आप लॉग इन भी नहीं कर पा रहे हैं स्विच में, तो आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? और यही प्रॉब्लम है जो कि नाइटमेयर होता है किसी भी नेटवर्क इंजीनियर का, कि अगर लेयर 2 में लूप बन जाए किसी भी तरह से, तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पहली प्रॉब्लम, स्विचेस ये पहुंच गए 100% सीपीयू पर। और दूसरी प्रॉब्लम, ये जो यूजर्स हैं, ये कुछ एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका ट्रैफिक ही फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, सब कुछ तो आर्प ने ही ले लिया, राइट? तो ये हो गई भाई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। तो हमने लेयर 2 को समझ लिया, लेयर 2 लूप क्या होती है, राइट? जो हमारे ब्रॉडकास्ट पैकेट हैं, वो घूमते ही जाते हैं, घूमते ही जाते हैं, राइट? और ये उसी टोपोलॉजी में पॉसिबल है जिसमें आपको फिजिकली लूप दिख रही हो, राइट? अब फिजिकल लूप का क्या मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा सा, इसको बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर दूं, तो फिर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि भाई फिजिकल लूप का क्या मतलब है। अगर आप इसको देखें, इस डायग्राम को ठीक से देखिए, तो इसमें आपको ये जो इसकी इंटरफेसेस हैं, आपस में कुछ ऐसे कनेक्ट हैं कि ये खुद से ही एक लूप बना रही है। ये यहां से पैकेट गया यहां पर, यहां से पैकेट गया यहां पर, तो ये एक लूप बन गई, एक सर्कल पूरा हो गया। सर्कल का मतलब ही लूप है। और यही प्रॉब्लम थी कि भाई हमारा जो आर्प मैसेज था, वो ऐसे घूम फिर के वापस यहां आ जाता है, राइट? और फिर से ये स्विच इसको वापस भेजता है, फिर से घूम फिर के आ जाता है। तो सब सारे के सारे स्विचेस में हो गई थी प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले प्रॉब्लम जाननी बहुत जरूरी है कि भाई लेयर 2 लूप होती क्या है, राइट? तो यही लेयर 2 लूप है। बहुत सिंपल था कॉन्सेप्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी, राइट? और ये थी हमारी कैम टेबल। एक तो प्रॉब्लम है हमारी ये, लेकिन अगर लूप बन रही है, तो उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ फ्री में आ जाती हैं, राइट? लूप तो हो ही गई है, बट देखो इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम फ्री में आती है हमारे पास। वो क्या है? अभी जब इसने आर्प मैसेज यहां से यहां भेजा, राइट, तो स्विच अपनी कैम टेबल बनाएगा, और उस कैम टेबल में क्या लिखेगा कि भाई मैक एड्रेस है ये, और पोर्ट नंबर है ये। तो पोर्ट नंबर मैंने मान ली थी, ये है मेरी 0/3। तो ये बोलेगा 0/3 पे मैक एड्रेस A:A:A कनेक्टेड है। ऐसे ही बनती है कैम टेबल, आपको पता है, बड़ी इजी, राइट? बट अब आप ध्यान से सोचिए कि जो मेरा आर्प मैसेज था, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, आप ये देखना,
ये आर्प मैसेज यहां पहुंचा, राइट। अच्छा, आर्प मैसेज में सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है? सोर्स है मेरा कि ये निकला था ए के लिए, और डेस्टिनेशन क्या है मेरा? डेस्टिनेशन है एफ, यही था, राइट। और हालांकि इसके अंदर एक आर्प मैसेज था जिसमें सेंडर मैक, सेंडर आईपी, दुनिया भर की चीजें हैं, वो आपने देख ही ली हैं। यही मैसेज था मेरा। ये पहुंचा यहां पर, यहां से इसने इसको फिर से ब्रॉडकास्ट कर दिया, ये पहुंचा यहां पर, ये पहुंचा यहां पर, और यहां से फिर ये वापस आ गया पैकेट घूम के, है ना। आपको ये पता है कि जो स्विच होता है वो अपनी कैम टेबल बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, राइट। ये मैसेज का सोर्स मैक एड्रेस था ए, और ये हमें यहां से मिल रहा था 0/3 पोर्ट पर, इसीलिए मेरे कैम टेबल में ये वाली एंट्री आई थी, राइट। तो ये याद रखना हमेशा कि जो स्विच है वो अपनी कैम टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मैक एड्रेस बनाता है। फ्रेम फॉरवर्ड कैसे करता है? बहुत सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यहां पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा था ब्रॉडकास्ट, तो मैंने हर जगह भेज दिया, राइट। सोर्स था मेरा ए, इसीलिए मैंने कैम टेबल में ये एंट्री डाल दी। ये बहुत ही सिंपल है। बट मेरी क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम यहां पर ये हो गई कि ये जो आर पैकेट था ये घूम फिर के वापस से यहां पर आ गया, है ना। पहले ये आर्प मिला था स्विच वन को, और ये स्विच वन की है कैम टेबल, राइट। स्विच वन को 0/3 इंटरफेस पर, अब कहां पे मिल रहा है? 0/2 इंटरफेस पर। तो स्विच बोलेगा कि भाई ये जो ए ना, ये 0/3 पे कनेक्ट नहीं है, ये मेरा कनेक्टेड है 0/2 इंटरफेस पर। ये हो गई प्रॉब्लम। भाई पहले बोल रहा था 0/3 पे कनेक्ट है, अब बोल रहा है 0/2 पर, क्योंकि स्विच तो एड्रेस जो भी इसको फ्रेम मिलेगा उसके सोर्स मैक एड्रेस के हिसाब से अब बना लेगा अपनी गेम टेबल। अब या तो ये एंट्री गलत है, राइट, या तो ये एंट्री रॉन्ग है, या ये एंट्री रॉन्ग है। अब स्विच को कैसे पता लगेगा? भाई जो भी उसके पास रिसेंट इंफॉर्मेशन आई है वो तो उसी के हिसाब से बात कर रहा होगा, राइट। तो इसको हम मैक एड्रेस फ्लैप प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है, कि मैक एड्रेस फ्लैप हो रहा है। कभी लगता है ए 0/3 पे कनेक्टेड है, कभी लगता है ये 0/2 पे कनेक्टेड है। तो स्विच तो हो गया भाई कंफ्यूज इसमें, राइट। तो लूप के साथ साथ हमें कुछ प्रॉब्लम्स फ्री में मिलती हैं, राइट। एक तो मिल गई हमें लूप की प्रॉब्लम पहली, तो दूसरी जो फ्री में मिल रही है इसके साथ वो हो गई मैक एड्रेस फ्लैप हो जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम जो फ्री में मिल रही है इसके साथ वो होती है हमारी 100% सीपीयू की। वो आपको समझ में आ गया है कि भाई क्यों होता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई, ये लूप बन रही थी क्योंकि फिजिकल लूप थी हमारे पास, राइट। और ये पैकेट गोल गोल घूमे जा रहे थे, गोल गोल घूम रहे हैं, इसीलिए स्विच का जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, क्योंकि स्विच का काम ही है जो भी पैकेट मिल रहा है, जो भी फ्रेम मिल रहा है उसको स्विच कर दो जल्दी से, इधर से लो दूसरी इंटरफेस पे भेज दो। और अगर ये काम कर रहा है स्विच करने का तो इसका सीपीयू बिजी है, और ये काम बहुत फास्ट कर रहा है क्योंकि आपके में यहाँ पर आर्प मैसेजेस बार बार आए जा रहे हैं, तो भाई उसका सीपीयू बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को हम आर्प फ्लडिंग भी बोलते हैं बाय द वे, राइट। आर्प फ्लडिंग का क्या मतलब है? कि भाई मान के देखो यहां पर और भी यूजर्स थे मेरे जो कि बैठे हुए हैं, सब ने पिंग किया, सब किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, तो आप सोच कर देखो कि अगर मेरे पास इस लूप को अवॉइड करने के लिए कोई तरीका है ही नहीं, तो भाई पूरा का पूरा नेटवर्क में, आपकी जो लेयर टू नेटवर्क है इसमें आर्प ही मैसेज घूम रहे होंगे, या आर्प मैसेजेस की फ्लडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस बोर्ड से कुछ नहीं सीखा है ज्यादा, हमने इस बोर्ड से सिर्फ प्रॉब्लम सीखी है। और मेरा ये अपना एक्सपीरियंस रहा है पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में, जितना ही मेरा 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, कि आप यकीन कीजिए कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है ना तो सॉल्यूशन तो आप ढूंढ लोगे, राइट। दिक्कत अधिकतर लोगों की ये होती है कि उनको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है, राइट। प्रॉब्लम आ गई है अब हमारी समझ में, अब हम बात कर रहे होंगे इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। तो चलिए जी बात करते हैं सॉल्यूशन की। हाँ, ये हो गया हमारा सेकंड बोर्ड, है ना। अच्छा, सॉल्यूशन से पहले एक और चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी, राइट। अगर हमको ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें वीलेंस को भी जानना पड़ेगा, है ना। तो हम कर क्या रहे हैं? मेरी प्रॉब्लम क्या थी अभी कि भाई लेयर टू नेटवर्क में लूप बन जाती है, तो मैं उसको ना धीरे धीरे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में बांट रहा हूँ।
ठीक है, छोटी छोटी चीजों को समझेंगे हम। तो एक तो हमें पहले समझ में आ गया कि भाई लूप होती क्या है। हमने मैक एड्रेस मैपिंग की प्रॉब्लम समझ ली, सीपीयू 100% क्यों होता है ये समझ लिया। अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि वीलैन्स क्या होती हैं, है ना। और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लूप को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। और अगर आपने इन तीनों सॉल्यूशंस को, जो भी आपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जाना है, इसको मिला दिया, तो आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो जाओगे कि भाई लेयर टू नेटवर्क में से लूप को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो चलिए अब हम अब ये जान लेते हैं कि वीलन क्या होती है, राइट। मोस्ट ऑफ यू गाइस, मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से सीख लेते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से हमारा एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल। मेरे पास एक स्विच है, ये रहा। सपोज ये स्विच वन है मेरा, राइट। अपना रेड पेन ही ले लेते हैं, अच्छा लगता है वो। तो ये स्विच वन था मेरा। यहां पर मैंने चार होस्ट कनेक्ट कर दिए हैं। ये है होस्ट ए, होस्ट बी, होस्ट सी, और ये है होस्ट डी। ठीक है। अच्छा, अभी की प्रॉब्लम क्या है। अगर अभी एक होस्ट आर्प मैसेज बनाती है, राइट, तो वो होता है F:F:F के लिए, जो कि है मेरा ब्रॉडकास्ट मैसेज, राइट। मान के देखो, होस्ट ए ने बनाया और इस वायर पे डाल दिया। स्विच को मिला, स्विच 0/1 पर तो फॉरवर्ड करेगा नहीं उसको, बट बाकी की सभी होस्ट के लिए या पोर्ट्स के लिए वो फॉरवर्ड कर देगा। यहां भी फॉरवर्ड कर देगा, यहां भी कर देगा, और यहां भी कर देगा, राइट। अच्छा, आर्प मैसेज की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस भी होस्ट को वो मिलता है, फॉर एग्जाम्पल होस्ट बी को मिला, होस्ट डी को मिला, होस्ट सी को मिला, उन सारी होस्ट को उसको प्रोसेस करना पड़ता है। अब प्रोसेस करने का मतलब क्या है, एटलीस्ट उनको आर्प मैसेज को खोलकर देखना पड़ेगा कि ये आर्प मैसेज मेरे लिए ही था या नहीं था, राइट। भाई डेस्टिनेशन मैक में तो F:F:F है, इसीलिए वो सभी के लिए। बट उनको अंदर मैसेज में जाकर भी देखना पड़ेगा कि उसका टारगेट आईपी क्या था। ठीक है। इसका मतलब ये जो आर्प मैसेज जा रहा है, वो ये लैपटॉप भी ओपन करेगा, ये लैपटॉप भी ओपन करेगा, और ये लैपटॉप भी ओपन करेगा। और मान के देखो वो होस्टी के लिए था, तो भाई इनकी तो एफर्ट पर पानी फिर गया ना। सीधी सी बात है भाई, पैकेट आया, मैंने खोल के देखा, मेरे लिए था ही नहीं। और खोल के क्यों देख रहा हूं, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट था, मेरे लिए हो भी सकता था। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो आप थोड़ा सोच कर देखो कि अभी तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 3 या 4 होस्ट की, और मान कर देखो मेरे इसी नेटवर्क में 500 से भी ज्यादा होस्ट हैं। ठीक है। और अगर 500 से भी ज्यादा मेरी होस्ट है, तो इट्स ए प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि अगर किसी एक ने भी आर्प मैसेज जनरेट कर दिया, तो क्योंकि वो सारी की सारी होस्ट इसी नेटवर्क का हिस्सा है, वो आर्प मैसेज बाकी की सभी 499 होस्ट पर जाएगा। और अगर वो वहां पर जाएगा, राइट, तो सभी को उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो मेरे लिए है भी या नहीं है। अगर है मेरे लिए, तो भी मैं रिप्लाई भेज दूंगा आर्प रिक्वेस्ट का, वरना नहीं भेजूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट आपको लग नहीं रहा कि भाई एक मैसेज ने लगभग 499 या 499 होस्ट को परेशान किया। ठीक है। चलो 500 आपको लग रहा है कि भाई ज्यादा होस्ट होती हैं एक नेटवर्क के लिए, लेकिन आपने ये तो देखा होगा ना, 254 तो होस्ट होती हैं। जो भी /24 मेरा नेटवर्क है, उसके अंदर इतनी होस्ट तो है ही है, राइट। और अगर इतनी होस्ट को भी आपने परेशान कर रहे हो बार बार एक आर्प करके, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम इस नेटवर्क को बांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, आर्प मैसेज हर जगह पहुंच रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई आर्प ना कुछ सेलेक्टेड होस्ट को ही मिलना चाहिए। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हम ये नेटवर्क को बांट रहे हैं, क्योंकि स्विच का काम है भाई, मेरे को आर्प मिला है, मैं सबको दूंगा। तो हम स्विच को समझाते हैं कि भाई सबको आप फॉरवर्ड तो कर देते हो, लेकिन उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ही वीलन है ना। अब क्या है वो, मैंने क्या कहा, स्विच को बोला कि स्विच जी आप क्या कीजिए, अगर आपको, मैं आपको 2 भागों में बांट रहा हूं। ठीक है। ये है आपके लिए नेटवर्क 1, और ये है आपके लिए नेटवर्क 2। लेकिन इस नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 की डेफिनेशन ये है कि नेटवर्क 1 में अगर कोई होस्ट आर्प मैसेज भेजती है, तो वो नेटवर्क 2 में नहीं जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं। या अगर नेटवर्क 2 में कोई होस्ट आर्प मैसेज भेजती है, तो वो नेटवर्क 1 में नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, तो मैं स्विच को जाके बोलूंगा कि स्विच जी, आप जो है, आपकी जो पोर्ट नंबर 0/1 है और 0/2 है, वो एक नेटवर्क का हिस्सा है जिसको हमने बोला नेटवर्क 1, और जो आपकी पोर्ट है 0/3 और 0/4, वो है आपकी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा जिसको मैंने बोला नेटवर्क 2। और इन नेटवर्क्स की आपस में डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि भाई नेटवर्क 1 में अगर कोई भी होस्ट से मेरे को आर्प मैसेज आएगा, राइट, तो मैं इसी नेटवर्क में ही फॉरवर्ड करूंगा। ये स्विच की अंडरस्टैंडिंग हो गई अब। इट मींस दैट 0/1 पे तो मिला ही था, तो 0/2 को ही करेगा, ना तो ये 0/3 पे भेजेगा, ना 0/4 पे भेजेगा। सिमिलरली अगर होस्ट सी ने कोई आर्प जनरेट किया है, तो वो 0/4 पे जाएगा और कहीं पर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मेरे पास यहां पर और भी होस्ट कनेक्टेड है, तो वो नेटवर्क 1 का हिस्सा हो गई क्योंकि वो ऊपर कनेक्टेड है, और यहां पर अगर कुछ कनेक्टेड है तो वो नीचे कनेक्ट हो गई, वो नेटवर्क नंबर 2 का हिस्सा हो गई, राइट। तो अगर यहां पर मेरा कोई भी आर्प मैसेज आया, तो वो इतने ही नेटवर्क में रह जाएगा, राइट। तो इसका मतलब मैंने एक बड़े नेटवर्क को, मानकर देखो 254 या 256 नेटवर्क होस्ट का नेटवर्क था, उसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 128 ऊपर और 128 नीचे, राइट। तो अब पहले मेरी 250 250 के ऊपर होस्ट परेशान होती थी आर्प को, अब नहीं होंगी। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इसको भी मैं फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? 64, 64, 64 एंड 64, और भी मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। तो इसका मतलब है मैं एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर सकता हूं छोटे छोटे नेटवर्क में, ताकि उन नेटवर्क का आर्प जो ट्रैफिक है वो दूसरे नेटवर्क में ना जाए, राइट। आर्प जो है वो एक नेटवर्क के लिए ही होता है, दूसरे नेटवर्क में वो नहीं जाता, राइट। तो हमें किसको समझाना पड़ रहा है? हमें स्विच को समझाना पड़ रहा है, और हम बोल रहे हैं कि स्विच को कि भाई तुम्हारी ये पोर्ट्स हैं वो नेटवर्क 1 का हिस्सा है, और जो दूसरी पोर्ट्स हैं वो नेटवर्क 2 का हिस्सा है। और बिलीव मी, ये जो हमने नया कंस्ट्रक्ट बनाया है या जो नया कॉन्सेप्ट बनाया है, इसी को हम वीलैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरी हो गई वीलन नंबर 10, और ये हो गई मेरी वीलन नंबर 20। और बिलीव मी, बाय डिफॉल्ट स्विच में एक वीलन बनी हुई आती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं वीलन 1। आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट है, ये बनी हुई आएगी आपके लिए। और यही रीजन है बाय डिफॉल्ट स्विच काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक स्विच था मान लो, राइट, और इसमें जितनी भी होस्ट को आप कनेक्ट करते हो, तो आपने तो अभी वीलन के बारे में पढ़ा ही अभी है, लेकिन भाई जैसे ही आप कनेक्ट करते थे स्विच से, ये सारी की सारी होस्ट आपस में बात करना शुरू कर देती थी विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, है ना। बट कैसे बात कर रही थी? वो बात इसीलिए कर रही थी कि स्विच में ऑलरेडी एक वीलन बनी हुई आती है जिसका हम नाम बोलते हैं वीलन 1, और ये जितनी भी पोर्ट्स हैं स्विच की, वो सब बाय डिफॉल्ट वीलन 1 का ही हिस्सा होती है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। विलन 1 का हो गई वो हिस्सा, ये मान लीजिए ए बी सी डी ई होस्ट थी, और ये मेरी फर्स्ट पोर्ट, सेकंड पोर्ट, थर्ड पोर्ट, फोर्थ पोर्ट, फिफ्थ पोर्ट। आप स्विच के अंदर जाके देख लीजिएगा, आपने कोई भी विलन नहीं बनाई होगी, तब भी विलन 1 होगी, और ये सारी जितनी भी पोर्ट्स हैं उसी का हिस्सा है, राइट। तो मान लीजिए 48 पोर्ट का स्विच आता है, तो बाय डिफॉल्ट सारी की सारी पोर्ट्स विलन 1 में होती हैं, इसीलिए जैसे ही हम सब कनेक्ट करते हैं तो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, राइट। बट हम इन 48 पोर्ट्स को डिफरेंट 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 नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट वीलैन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम वीलैन बोलते हैं या वर्चुअल कॉन्सेप्ट, वर्चुअल लैन बोलते हैं, राइट। तो अगर देखा जाए, अगर आप मोटे मोटे तौर पे सोचो, तो मेरे पास एक स्विच था, लेकिन मैंने इसको दो स्विचेस में कन्वर्ट कर लिया है। एक स्विच जो कि वीलन 10 का काम कर रहा है, और दूसरा स्विच जो कि वीलन नंबर 20 का काम कर रहा है, राइट। तो एक ही स्विच को आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, उनकी पोर्ट्स को आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, ताकि एक वीलन का ट्रैफिक दूसरे वीलन के ट्रैफिक में ना जाए। अच्छा, अब आप सोच के देखिए कि जो डेफिनेशन लिखी होती है वीलन की, वो समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? डेफिनेशन क्या होती है? ए वीलन इज ए सेट ऑफ स्विच पोर्ट और सेट ऑफ होस्ट such that if one host does a broadcast, it reaches to only that set of people, right?
ये लिखा होता है इसीलिए लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता है वीलन, बट बिलीव मी जो मैंने आपको बताया वो यही है। अब देखो सेट ऑफ होस्ट का क्या मतलब हो गया, या सेट ऑफ पोर्ट्स का क्या मतलब हो गया। ये वाली सेट ऑफ पोर्ट है कि 0/1 और 0/2, ये सेट हो गया, राइट। या मान लीजिए सेट की डेफिनेशन क्या है, अगर आपने मैथमेटिक्स में देखा हो, सेट क्या होता है, वो एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, वो 0/1 पोर्ट हो गई, 0/2 पोर्ट हो गई, और मे बी और भी पोर्ट्स जो भी इस नेटवर्क का हिस्सा है। इस पोर्ट में ऐसा है कि इस सेट में एक खास बात यह है कि अगर इस सेट के ऊपर किसी भी इंटरफेस को आर्प मैसेज मिलता है, राइट, तो इस सेट के अंदर जितनी भी दूसरी इंटरफेसेस हैं उन्हीं को जाएगा, उसके अलावा नहीं जाएगा, राइट। यही डेफिनेशन है वीलन की। तो ये जो पोर्ट का सेट बन गया था, ये मेरा ये वाला पूरा का पूरा, ये बन गया है मेरा एक वीलन, और ये बन गया है मेरा दूसरा वीलन। इट इज एज सिंपल एज दैट। आर्प मैसेज को हमें डिवाइड करना था, सेगमेंट करना था, नेटवर्क को सेगमेंट करना है। सेगमेंट का मतलब ब्रेक करना ही होता है, राइट। सेगमेंट करना है अलग अलग पार्ट्स में। तो बेसिकली हमें चाहिए वीलैंस, और वीलन का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। और हम ये क्यों समझ रहे हैं ये आपको क्लियर हो जाएगी चीज, डोंट वरी, राइट। हमारी प्रॉब्लम अभी भी वही चल रही है। लेयर 2 में लूप बनी थी जो अभी हमने देखी थी, उसके कारण सीपीयू बढ़ गया था, उसके कारण उसके कारण हमारा मैक एड्रेस फ्लैपिंग हो गई थी, राइट। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी उसके कारण। तो हम वही सॉल्व कर रहे हैं, राइट। बट उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा वीलन को भी समझना जरूरी था। क्यों है वो अभी आपको आगे वाले बोर्ड्स में समझ में आ जाएगा। बट अगर नहीं आई है ना ये बात समझ में, तो अभी वीडियो पॉज कीजिए, एक कॉफी उठा के लाइए, राइट, और देखना शुरू कीजिए। वीडियो तो भाई ये लंबा होने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको हम समझा नहीं देंगे लेफ्ट लेयर टू लूप्स के बारे में, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने वो ऊपर समझाया था उसको मैंने थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना दिया यहाँ पर, ताकि आपको ये चीज ठीक से समझ में आ जाए। अब देखो, वही मेरा स्विच था, ये रहा मेरा स्विच 1, राइट। अब ये जो ऊपर वाली इसकी दो पोर्ट्स थी, 0/1 और 0/2, उनको मैंने वीलन नंबर 1 में डाल दिया जो कि बाय डिफॉल्ट था। और यहां पर आकर एक और वीलन बना दिए जो मेरी वीलन 10 है, उसमें मैंने 0/3 को डाल दिया और 0/4 को डाल दिया, राइट। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो क्या होगा, वीलन 1 में कौन कौन सी पोर्ट हो गई, 0/1, 0/2। वीलन 10 में कौन कौन सी पोर्ट हो गई, 0/3 और 0/4। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। होगा क्या, अगर ये आर्प भेजता है कहीं पर तो वो आर्प इसी को मिलेगा, राइट। ये आर्प अगर कहीं पे भेजता है तो ये आर्प इसी को ही मिलेगा, किसी और को मिल नहीं सकता, राइट। यही हमने डिवाइड किया है, राइट। अच्छा, एक और यूज केस अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कि लोग बोलते हैं कि भाई हम विलन इसलिए बनाते हैं कि हमारे एक मान लो कंपनी है एबीसी, राइट। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, एक एचआर का डिपार्टमेंट है। ये जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ये चाहते ही नहीं है कि मेरा जो डेटा है वो इंजीनियरिंग वाले देखें, राइट। क्यों क्यों चाहेंगे भाई, मेरा एचआर का है, मैं सैलरी पे बात करता हूँ, लोगों की लाइफ को थोड़ा सा कैसे मुश्किल या कैसे आसान किया जाए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब एचआर का डाटा जो है वो इंजीनियरिंग को और मार्केटिंग को नहीं दिखना चाहिए, एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, जनरली अलग अलग वीलन बना देते हैं, राइट। तो ये जो वीलन हो गई, मान लो ये एचआर की हो गई, ये वीलन हो गई मेरी इंजीनियरिंग की, राइट। तो होगा क्या जनरली कि हम एक दूसरे का आर्क मैसेज भी नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग का बंदा एचआर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए अब हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो दो नेटवर्क के बीच में आपस में बात करा दे, क्योंकि अब ये नेटवर्क अलग हो गया और ये नेटवर्क अलग हो गया। और आपको पता है, अगर दो नेटवर्क के बीच में आपस में बात करानी है तो हमारा वीडियो नंबर 3, जिसमें राउटर को तो लाना ही पड़ेगा, राइट। बट एक ही स्विच में हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्विच की एक पोर्ट पे बंदा बैठा हो एचआर वाला, बट दूसरी पोर्ट पे बंदा बैठा हो इंजीनियरिंग का, और तीसरी पोर्ट पे बंदा बैठा हो मार्केटिंग का, और अलग डिपार्टमेंट। ये हम कर सकते हैं क्योंकि इसको हम डाल देंगे किसी डिफरेंट विलन में, इसको डिफरेंट विलन में, और इसको डिफरेंट विलन में, राइट। अगर हम चाहते हैं कि इसमें इनहेरेंटली आपस में बात ना होनी शुरू हो जाए। बट अगर हम सीधी एक ही विलन में कनेक्ट कर देते तो भाई सबका आर्प, सबके मैसेजेस एक दूसरे को दिखने शुरू होते। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया है। तो वीलन मोटे मोटे तौर पे हमें समझ में आ गया। नहीं आया तो बार बार देखो इस वीडियो को, आ ही जाएगा, इतनी बड़ी बात है नहीं वो, ठीक है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं अपनी नेटवर्किंग करियर शुरू कर रहा था, जैसे मैंने अपना
इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद लकीली सिस्को ने मेरे को हायर कर लिया। और जब मैं यहाँ पर आकर ये नेटवर्किंग में वी लेंस को पढ़ रहा था, तो भाई मेरा तो बड़ा दिमाग खराब होता था कि यार समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को, तो ये सब क्या है ये सब, राइट। बट बिलीव मी, कॉन्सेप्ट जो है ना, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने होते हैं, है ना। और अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे का वाय जान लोगे कि ये क्यों आया है, तो आप समझ जाओगे। इसीलिए कंपनी का जो नाम है वो ब्रिज बाय है। बार बार रिपीट करता रहता हूं कि भाई जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, कि भाई पहले मैंने अपने इंजीनियरिंग के, सॉरी, जब मैं यहाँ पर सिस्को में आ गया था, तो 1-2 साल तक मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आती थी चीजें कि भाई वीलन, क्योंकि हमारा हमारा कुछ प्रोफाइल कुछ और था। नेटवर्किंग भी पढ़नी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, सब लोग बोलते थे। और जब हम पढ़ने बैठते थे तो भाई वो इंटरेस्ट आता ही नहीं था, क्योंकि डेफिनेशन ऐसी थी, सेट ऑफ होस्ट इन विच वन थिंग डू ए ब्रॉडकास्ट, कॉलेज एंड डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन टर्म्स, तो वो समझ में नहीं आती थी। तो बिलीव मी, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक वाई होता है। अगर आप वाई को जान लोगे, प्रॉब्लम को समझ लोगे, आप खुद ही उसका सॉल्यूशन देने शुरू कर दोगे, राइट। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि भाई आप एक बंदा भेज रहा है, सबको मिल रहा है, नहीं चाहिए था मेरे को वो। इसीलिए मैंने अपने नेटवर्क को बांट दिया अलग अलग नेटवर्क्स में, जिनको हमने वीलन बोला। और अगर आपको इन वीलेंस की आपस में बात करानी है, तो एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो लेयर 3 को समझता हो। वो क्यों है वो हमने बात कर ली है, मैं उसमें वापस से नहीं जा रहा हूं। बट बिलीव मी, आपके पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आप पहले प्रॉब्लम समझे, सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे डेफिनेटली। अच्छा, अब एक और चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि देखो, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। हमें लेयर 3 में से लेयर 2 लूप को अवॉइड करना है, राइट। उसके लिए हमने क्या क्या सीखा? उसके लिए पहले हमने सीखा कि लेयर 2 लूप होती क्या है, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि भाई वीलेन क्या होती है, और लेयर 2 लूप के कारण प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, है ना। ये तो हम एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट बोर्ड में हम लूप को ही अवॉइड करना सीख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले की जो भूमिका है वो तो वो बन जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप सोच के देखो कि मेरे पास ये 3 घर हैं, राइट। या 3 घर हैं किसी जगह पर। ये हो गया मेरा हाउस ए, ये हो गया मेरा हाउस बी, हाउस बी लिखना ही भूल गया, बताऊं मैं, हाउस बी, और ये हो गया हाउस सी, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मुझे क्या करना है कि भाई, अ, मेरे को दो चीजें चाहिए। मेरे को हाउस ए से बी पे जाना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी का जो पेट्रोल हो ना, वो कम ही लगे, ठीक है। तो पेट्रोल कम लगेगा तो इसका मतलब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, आपको छोटा रास्ता चाहिए, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट हो गई मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढनी है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट एक और हो गई है कि जो कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो किसी रिक्वायरमेंट है कि लूप भी नहीं बननी चाहिए। तो लूप को तो आप छोड़ दो, लूप तो हम अवॉइड कर लेंगे। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ की दिक्कत को देखो यहां पर, कि जनरली लोगों को लगेगा कि यार ये सीधा रास्ता है, ऐसे आ जा इस रास्ते से। लेकिन जब आप इसके बीच में या पीछे देखने की कोशिश करोगे, तो यार ये तो 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता था, ठीक है। अब आपने गूगल का जीपीएस खोला, जीपीएस ने बताया एक और रास्ता अवेलेबल है, जो कि आप यहां से और यहां पर जाना चाह रहे हो, राइट। तो अगर आप ऐसे जाना चाह रहे हो, तो गूगल ने बताया कैलकुलेट करके कि 2 रोड लेनी पड़ेंगी आपको, रोड नंबर 1 और रोड नंबर 2। रोड नंबर 1 में जाओगे तो आपको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, राइट, या 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और जब आप रोड नंबर 2 पर जाओगे तो आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 5, राइट। तो ये दोनों मिला के हो गए आपके 9 किलोमीटर। अगर आप ये देखें, 9 किलोमीटर जो है वो 10 किलोमीटर से तो अभी भी कम है। और अगर ये रोड बिल्कुल बढ़िया है चलने के मामले में, तो आपको दिख रहा है कि सीधा चला जाऊं, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है, राइट। तो यहां तो आपको दिख रहा है कि भाई 4 और 5 आपने ऐड कर लिया, लेकिन कंप्यूटर कैसे करता है ये सब, राइट। अगर मान लो मैं इस प्रॉब्लम को ये बदल दूं कि भाई मान लो मेरे ये स्विच है, ये स्विच 1, ये स्विच 2, और ये स्विच 3। ये मेरा हो गया 1, ये हो गया 2, ये स्विच 3 हो गया, है ना। ये भी आपस में ऐसे ही कनेक्ट है। अब यहां पर एक कंप्यूटर मैंने कनेक्ट कर दिया, जिसको स्विच 2 के पीछे वाले कंप्यूटर से बात करनी है, ए और बी से। आप देखो प्रॉब्लम भाई बिल्कुल सेम है ये दोनों, राइट।
बट यहां पर स्विच को डिसाइड करना है कि मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, है ना। तो वो कैसे कर रहा होगा ये, है ना। एक तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, और एक और प्रॉब्लम जो हम पूरे वीडियो में समझते हुए आ रहे हैं वो लूप की प्रॉब्लम है। एक तो हमें हटानी है यहां से लूप, क्योंकि लूप बन जाती है भाई 100% सीपी हो जाता है, गड़बड़ हो गई, राइट। और आप सोच के देखो कि लूप हटेगी कैसे। भाई फिजिकल लूप दिख रही है, ट्राइंगल पूरा बन रहा है, राइट। अगर आप इसमें से एक भी अ, एक भी लिंक को हटा दो तो लूप हट गई। अगर आपने इस लिंक को ही हटा दिया यहां पर, तो मान लो आर्प यहां से निकला, आर्प यहां पहुंचा, इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब जब ये ऊपर फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि ये लिंक ही नहीं है, ये लिंक ही डाउन हो गया है, तो नहीं बनी लूप। अगर फिजिकल लूप नहीं है तो भाई आर्प की लूप भी नहीं है, राइट। इसका मतलब हमें दो प्रॉब्लम पे काम करना है। एक तो सबसे छोटा रास्ता स्विच वन से स्विच बी पे जाने का, राइट। दूसरा, उसमें लूप भी नहीं होनी चाहिए। लूप हो गई तो दिक्कत है, लूप हो गई तो 100% सीपी हो जाएगा। 100% सीपी हो जाएगा तो आपके, भाई ये जो आपके यूजर्स हैं ये बात नहीं कर पाएंगे, और बात नहीं कर पाएंगे तो हो गई दिक्कत। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है इस वीडियो में। पहली चीज, लूप अवॉइड करनी है। और लूप अवॉइड करने का सिंपल तरीका, भाई ये जो लूप बन गई है आपको दिख ही रही है, तो इसमें से एक काट दो, ठीक है, एक लिंक हटा दो, खत्म हो गई बात। बट कौन सा वाला लिंक हटाए ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब मान कर देखो कि मैंने यहां पर ये लूप बन रही थी, अब मैंने 4 किलोमीटर वाला लिंक हटा दिया, तो ये पूरी पाथ जो 9 किलोमीटर की थी वो खत्म ही हो गई। अब मेरे को झक मार के भी 10 किलोमीटर से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम शॉर्टेस्ट पाथ की है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ भी फाइंड करनी है, और इसके साथ साथ लूप भी अवॉइड करनी है। और इसीलिए प्रोटोकॉल होती है जिसको डेवलप किया था सिस्को में ही, और उसका नाम है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट। प्रॉब्लम, ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ये वही सॉल्व कर रही है जो आपको पता है, राइट। पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व करती है कि भाई आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, लूप फ्री डिस्टेंस मिल जाए शॉर्टेस्ट वाला। और जो दूसरी प्रॉब्लम ये सॉल्व करती है वो होती है लूप फ्री, ठीक है। अब जो डिस्टेंस शॉर्ट होता है ना वो अलग अलग मीट्रिक्स पे होता है। मीट्रिक्स का मतलब होता है कि भाई वहां पर तो डिस्टेंस की बात थी, किलोमीटर्स की बात थी, राइट। तो जितना ज्यादा किलोमीटर वही उतना हमारे लिए अच्छा नहीं था, कम किलोमीटर इज गुड फॉर अस, राइट। बट यहां पर ये जो अपना लिंक है, राइट, और इसको बेसिकली अगर हम बात करें कि भाई इसको हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो वहां पर जितने किलोमीटर्स कम उतना ही आपका पेट्रोल की कॉस्ट कम आ रही है। मतलब कम कॉस्ट अच्छी चीज है, राइट। तो हम चाहते हैं कि कम कॉस्ट में पहुंचे, तो यहां पर भी हम हर एक लिंक पर कॉस्ट लगा देते हैं, ठीक है। और वो कॉस्ट किस बेसिस पे होती है कि वो लिंक कितना फास्ट है या कितना स्लो है। वो कितनी कॉस्ट कितने लिंक के साथ होती है ये भाई दिमाग में रखना है तो रख लो, मैंने तो कभी रखा नहीं, गूगल कर लेता हूँ। बट हाँ, अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाई ये क्वेश्चन ज्यादा मजे वाला है नहीं, राइट। कि भाई कितने के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, कौन किस लेयर पे का मतलब किसके करस्पॉन्डिंग क्या पोर्ट होती है, उसका पोर्ट नंबर बताओ। अगर भाई ऐसे कहीं पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आप इग्नोर ही करो ऐसे इंटरव्यूज को, राइट, क्योंकि आपको पता ही लग जाएगा आप किस तरह के लोगों में जा रहे हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि इंटरव्यू में लॉजिकल चीजें पूछी जाती हैं तो भाई बहुत अच्छी चीज है, राइट। अगर मेमोरी बेस्ड चीजें पूछी जा रही हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला उसमें कि भाई ये किस पोर्ट पे काम करता है। तो भाई ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये मेरा सोचना हो सकता है। बट आप इसमें जैसी भी राय रखें वो आपकी मर्जी है। बट मैं कोशिश करता हूं कि जब भी इंटरव्यू लूं वो थोड़े से कॉन्सेप्ट समझूं कि भाई बंदे को दूसरे को कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, राइट। वो हमारे पास आके काम कर लेगा या नहीं कर लेगा, ये मेरा पॉइंट रहता है। अब यहां पर जो कॉस्ट की बात है वो ये है कि भाई जितनी ज्यादा यहां पर इस लिंक की कैपेसिटी उतनी ही कम कॉस्ट, राइट। क्योंकि भाई बहुत ज्यादा फास्ट से भेज सकता है वो। तो मान के देखिए कि इसकी जो कॉस्ट है वो है 10, राइट। इसकी जो कॉस्ट है वो है यहाँ पर सपोज, चलो इसकी भी कॉस्ट यहाँ पर 10 ले लेते हैं, और यहाँ पर होगी इसकी कॉस्ट 5, राइट। मान के देखिए, अब हमें कौन से लिंक को निकाल कर फेंक देना है इसमें से ताकि लूप ना बने। तो आप बोलोगे कि भाई ये मान लो स्विच नंबर ए है,
सॉरी, स्विच नंबर ए तो नीचे है, स्विच नंबर ये बी है और ये स्विच नंबर सी है। तो मान लो ए को या सी को ए के पास जाना है और बी के पास जाना है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गई वो यही हो गई 10, क्योंकि अगर वो यहां से घूम के जाता है तो 15 हो जाएगी, राइट। मान के देखो स्विच ने डिसाइड किया कि बी को ऐसे जाना है उसको, तो कितनी कॉस्ट हो गई 10 + 5, ज्यादा कॉस्ट है। और यहां से अगर वो सीधा आ रहा है तो कितनी हो गई, सिर्फ 10 हो गई। तो ये पास्ट बेस्ट है मेरे लिए, सॉरी ये बेस्ट पाथ है मेरे लिए, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट अब हमें ये देखना है कि भाई कैसे, आखिरकार कैसे कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं या स्विचेस आपस में बात करते हैं, ये जानने के लिए कि भाई कौन सी पाथ जो है वो आपकी लूप अवॉइड करेगी और लूप अवॉइड करने के लिए शॉर्ट के साथ साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी देगी। आप देख के यहां पर बता सकते हैं कि अगर ये 10 है, ये 10 है और अगर ये 5 है, राइट, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहां से यहां जाने की सिंपल ये है, यहां से यहां जाने की सिंपल ये है, और मैं क्या करूंगा, इस वाले लिंक को बंद कर दूंगा। ये तो मेरे को समझ में आ गया है भाई, ये तो बात है, राइट। अब देखते हैं एग्जैक्टली स्विचेस आपस में क्या डिस्कशन करते हैं ऐसा जिसके बाद उनको लगता है कि भाई अब ये लूप अवॉइड कर लेंगे। तो हम ये बात करते हैं 10 10 5, ये तो हम लिखा रहने देते हैं। ये हो गया हमारा स्विच नंबर सी, ये हो गया स्विच नंबर ए, और ये हो गया हमारा स्विच नंबर बी। तो मेरे ख्याल से मोटे मोटे तौर पे आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि हमें एक तो ये जो नेटवर्क है इसको लूप फ्री बनाना है, और स्विचेस को ये पता होना चाहिए कि मेरा सबसे ज्यादा फायदा है अगर मैं इस लिंक को डाउन करूं। अगर मैंने ये वाला लिंक डाउन कर दिया, मान लो कि भाई स्विच ने लूप हटाने के लिए ये वाला लिंक डाउन कर दिया, तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि फिर मेरे को स्विच बी तक पहुंचने के लिए 15 कॉस्ट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ये वाला लिंक और ये वाला लिंक हमेशा अप रहे और ये लिंक ही डाउन हो, ठीक है। अच्छा, वो कैसे करते हैं, अब हम बात करते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की, कि वो आपस में कैसे बात करती है, ठीक है। तो बेसिकली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी चीजें मैंने इधर लिखी हुई हैं, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि भाई ये चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे यूजिंग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट। तो अच्छा, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये तीन अ, अ, चीजें आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे, राइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 और ये 5, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। आप देखते ही बता दोगे कि भाई ये वाला लिंक को बंद कर दो तो लूप भी हट जाएगी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो जाएगा, राइट। बट अगर कंप्यूटर को ये काम करना है तो उसको किसी ना किसी पॉइंट से शुरू होना पड़ता है, राइट। तो वो किस पॉइंट से शुरू होगा, तो मैंने मान के देख लिया कि वो पॉइंट नंबर सी से शुरू हुआ, है ना। तो ये इसका एक रूट बन जाता है। रूट का मतलब होता है कि भाई ये मेरी रूट है, मैं यहां से कैलकुलेट करना शुरू कर रहा हूं कि सी जो है वो ए के पास और बी के पास मिनिमम डिस्टेंस में पहुंच जाए, लूप फ्री पहुंच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से तो मेरे को शुरू करना है, और उसी कहीं ना कहीं से शुरू करने के प्रोसेस को, या फिर उस कहीं ना कहीं से शुरू करने के प्रोसेस के लिए हमें एक इनिशियल पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम रूट बोलते हैं। तो इसीलिए हमें इन तीन स्विचेस में से भी, कौन कौन से तीन स्विचेस हैं हमारे पास, ये स्विच नंबर ए, ये स्विच नंबर बी और ये स्विच नंबर सी, इन तीनों स्विचेस में से भी हमें एक स्विच को चूज करना पड़ेगा जो होगा हमारा रूट। रूट का मतलब है यहां से मैं शुरू कर रहा हूं कैलकुलेट करना। अच्छा, ये इस वाली फिगर में तो भैया आपने देखते ही बता दिया था, राइट। यहां पर अगर ये भी काम करना है कि भाई मेरे को रूट स्विच को बताना है कौन सा होगा, तो इन स्विचेस को आपस में एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, मान के देखो मैंने बोला कि जिस भी स्विच का मैक एड्रेस सबसे ज्यादा कम है, सबसे कम है, सबसे ज्यादा कम नहीं, सबसे कम है। मान के देखो ये है मेरा सपोज 0:1:C। अगर आपने हेक्साडेसिमल पढ़ा है तो भाई ये नंबर इन दोनों नंबर से छोटा है, सीधी सी बात है, राइट। तो सबसे कम मैक एड्रेस किसका हो गया, सी का। सी को ही होना चाहिए क्या, रूट, क्योंकि ये प्रोटोकॉल बोलती है, स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे कितने स्विचेस हैं, मैं शुरू कहां से करूंगा अपनी कैलकुलेशन,
वो होगा वो स्विच जिसका मैक एड्रेस सबसे कम होगा, राइट। बट दिक्कत वाली बात यह है कि इन स्विचेस को आपस में पता कैसे चलेगा कि किसका मैक एड्रेस सबसे ज्यादा कम है। और उसको पता लगाने के लिए भी बहुत सिंपल सी चीज है, और वो बहुत सिंपल सी चीज है कि ये स्विच आपस में बात करते हैं। तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कैसे बात करते हैं भाई। बात करते हैं, ये एक दूसरे के पास बीपीडीयू इंफॉर्मेशन भेजते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। आपस में बात करने के लिए एक पैकेट एक्सचेंज करते रहते हैं बीच में लेयर 2 पर। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि भाई मेरा मैक एड्रेस क्या है। तो मेरा मैक एड्रेस क्या है कि अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो स्विच सी ने बीपीडीयू बनाया उसका मैक एड्रेस क्या है, 0:1:C। ये हो गया मैक एड्रेस उसका, एज सिंपल एज दैट। अब ये मैक एड्रेस बीपीडीयू में इसने लिखकर भेजा और भेज दिया ए को। शुरुआत में सारे लोग बोल रहे होंगे कि मैं ही रूट हूं, सब एक दूसरे को एडवर्टाइज कर रहे होंगे कि मैं रूट हूं। लेकिन जैसे ही ये बीपीडीयू मेरे पास आया, जैसे ही ये ए के पास आया, ए ने देखा अरे यार मेरे को एक बीपीडीयू मिला है जिसका मैक एड्रेस मेरे से भी कम है। तो मैं अपने आप को तो बोलना बंद कर देता हूं एटलीस्ट कि मैं रूट हूं, राइट। पहले क्या हो रहा था, सी बोल रहा था मैं रूट हूं, ए बोल रहा था मैं रूट हूं, बी बोल रहा था मैं रूट हूं। लेकिन जैसे ही ए को मैक एड्रेस पता लगा सी का, तो उसने बोला कि यार बात जमी नहीं, सी ही है, राइट, क्योंकि उसका मेरे से कम है। और ये जो होगा बीपीडीयू ये फॉरवर्ड कर देगा, बस इनका काम होता है बीपीडीयू मिले उनको फॉरवर्ड कर देना। हालांकि इसको ये बीपीडीयू यहां से ही मिल जाएगा, बी को भी पता लग जाएगा भाई कोई बी को दो रूट मिलेंगे। एक तो सी बोल रहा होगा कि मैं रूट हूं, राइट। एक ए बोल रहा होगा मैं रूट हूं, और बी तो खुद को बोल ही रहा है मैं रूट हूं, राइट। तो बी क्या करेगा, इसका भी चेक कर लेगा, इसका भी चेक कर लेगा बीपीडीयू, और उसको लगेगा कि यार मैं अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हूं कि किसी कोई भी स्विच जिसका मैक एड्रेस 0:1:C है वही है एक्चुअली जो कि है इस पूरे का रूट, राइट। तो पहला स्टेप जो होता है इस पूरी कैलकुलेशन में, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, लूप फ्री टोपोलॉजी कैलकुलेट कर रहे हैं और शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको इनिशियल चीज नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं तो समझ से बाहर हो जाएगी, राइट। हम लूप फ्री टोपोलॉजी बना रहे हैं और उसके साथ साथ शॉर्टेस्ट पाथ कर रहे हैं, इसीलिए हमें एक इनिशियल पॉइंट की जरूरत थी जो कि हो जाएगा हमारा रूट ब्रिज। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो रूट ब्रिज तो भाई सबका सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते जा रहा हूं। पहला स्टेप है रूट ब्रिज सेलेक्ट करने का, जो कि हमने सेलेक्ट कर लिया, जो कि है मेरा नंबर सी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो गड़बड़ हो गई, मैं ये डिलीट करना पड़ेगा ताकि आपको दूसरा स्टेप समझा पाऊं मैं, ठीक है। तो पहला स्टेप रूट ब्रिज का हो गया कंप्लीट, ये हो गया रूट ब्रिज। दूसरा स्टेप जो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पर ये जो तीन चीजें मिटा दी थी, ये था भाई आपका 10, ये था 10 किलोमीटर, और ये था 5 किलोमीटर, ये था ए, ये था बी, ये था सी। आपने देखते ही बता दिया था ये बंद कर दो तो लूप हट जाएगी और ये शॉर्टेस्ट पाथ है, यही, ठीक है। तो हमने इस ए को मान लिया है अभी रूट। अच्छा, अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूं कि जितने भी मेरे नॉन रूट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो बी है और एक ही सी है, उनसे सबसे पास, उनमें से वो इंटरफेस या वो रास्ता कौन सा है जिससे मैं रूट को सबसे कम कॉस्ट में पहुंच सकता हूं, राइट। तो बी से रूट तक पहुंचने का रास्ता क्या है, एक तो रास्ता है ये, राइट, और एक रास्ता है ये। सबसे कम वाली कॉस्ट वाली क्या हो गई, ये। इज एज सिंपल एज दैट, राइट। ये तो आपने देखते ही बता दिया। यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरा था ये स्विच नंबर सी, स्विच नंबर ए, स्विच नंबर बी। दूसरा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप कर क्या रहे हैं, आप जितने भी नॉन रूट स्विचेस हैं उस पर वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एम तो शॉर्टेस्ट पाथ ही है कि जिससे कि सी तक आप सबसे कम कॉस्ट में पहुंच जाओ, राइट। तो अब कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए मैं कॉस्ट भी लिख लेता हूं। यहां पर ये 10 है, यहां पर ये 10 है, और ये 5 है, ठीक है। ये कॉस्ट जो डिसाइड होती है वो बैंडविड्थ के हिसाब से डिसाइड होती है, जिसकी जितनी ज्यादा बैंडविड्थ उतनी ज्यादा कम उसकी कॉस्ट। और कम कॉस्ट हमारे लिए अच्छा है। कम कॉस्ट का मतलब है हमारा जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो कम फूक रहा है या कम जा रहा है, राइट।
बात करते हैं अब यहाँ पर इसकी 10, 10 और 5 की। तो अब ये जो ए स्विच है ये देखेगा कि सी तक पहुंचने के लिए बेस्ट रास्ता क्या है, राइट। तो सी तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला रास्ता हो गया, राइट, और एक रास्ता हो गया ये वाला। ये वाले रास्ते की कीमत कितनी है या कॉस्ट कितनी है? 10। इस वाले रास्ते की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 10 15। और कोई भी बता सकता है कि भाई यही वाला रास्ता जो है मेरा वो है बेस्ट। इट मींस दैट इस स्विच को ये डिसीजन लेने के लिए कि भाई मेरी वो पोर्ट कौन सी है जिस पे मैं रूट स्विच पे सबसे कम कॉस्ट में पहुंचने के लिए उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी, उसको पता होना चाहिए कि इस पोर्ट की कॉस्ट कितनी है, राइट। एंड बिलीव मी, जब ये स्विच सी बीपीडीयू भेजता है उसमें एक तो अपना मैक एड्रेस डाल के भेज देता है, उससे मैं इलेक्शन हो जाता है कि कौन रूट है। दूसरी चीज जो ये डाल के भेजता है वो ये लिखता है कि कॉस्ट कितनी है इस लिंक की, राइट। और वो कॉस्ट कितनी है इस लिंक की? वो है कॉस्ट 10। जैसे ही इसको ये बीपीडीयू मिलेगा तो इस स्विच को पता लग जाएगा कि अगर सी तक पहुंचना है इसको तो भाई उस तक पहुंचने की कॉस्ट है 10, राइट। दूसरा बीपीडीयू कहां से मिलेगा? ये यहां पर, जिसमें 10 हो जाएगा। और जैसे ये यहां पर आएगा तो उसमें ये वाला स्विच 5 और ऐड कर देगा कॉस्ट। तो जैसे ही बीपीडीयू इसको इधर मिला तो उसको मिलेगा इस बार बीपीडीयू 10 प्लस 5 कॉस्ट का, मींस 15 कॉस्ट का। और अगर ये 10 प्लस 5 कॉस्ट हो जाएगी तो भाई शॉर्टेस्ट पाथ तो आपकी ये है। आपको समझ में आ गई है, राइट। तो स्विच लेवल पर कैसे होता है? बीपीडीयू में ही आपकी कॉस्ट आ जाती है और उस कॉस्ट के बेसिस पर आप ये पता लगा लेते हैं कि बेस्ट पोर्ट स्विच तक पहुंचने की मेरी कौन सी है, राइट। तो अगर मैं डिलीट कर दूं ये सारी की सारी तो कौन सी पोर्ट मेरे पास बेस्ट हो गई? बीपीडीयू से मेरे को पता लग गया ये वाली पोर्ट इस स्विच की और ये वाली पोर्ट इस स्विच की, वो हो गई है बेस्ट, राइट, करेक्ट। तो इस पोर्ट को जिस पर आप मिनिमम कॉस्ट पर रूट तक पहुंच सकते हैं उसको हम बोलते हैं आपकी रूट पोर्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और आपको बहुत मजा आने वाला है ये देखकर कि भाई हम ये क्यों बना रहे हैं। पहले हमने रूट ब्रिज सेलेक्ट किया या रूट स्विच सेलेक्ट किया। अब भाई ब्रिज और स्विच में कंफ्यूज मत होइएगा, सेम ही टर्म है। जब ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बन रही थी उस टाइम स्विच का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उस टाइम हम ब्रिज बोलते थे स्विच को, राइट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, रूट ब्रिज बोलिए रूट स्विच बोलिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि हमने दो स्टेप कर लिए। एक तो हमने स्टेप कर लिया कि भाई रूट पोर्ट कैसे है, रूट पोर्ट को सेलेक्ट कर लिया हमने, राइट। और हमने सेलेक्ट कर लिया रूट ब्रिज को, राइट। तो रूट पोर्ट एक ही हो सकती है किसी स्विच पर, राइट। सिर्फ एक पोर्ट होगी जिससे आपको रूट तक पहुंचना सबसे ज्यादा किफायती होगा, सबसे ज्यादा इजी होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। उसी पोर्ट को हम बोलते हैं रूट पोर्ट। और रूट पोर्ट क्या है आपकी? 0/1 है स्विच ए पर, 0/2 है आपकी स्विच 2 पर। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। चलिए अब बात करते हैं, हमारे तीन ही स्टेप हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, बिलीव मी। और आपने दो स्टेप पूरे कर लिए। रूट ब्रिज को सेलेक्ट कर लिया है आपने, आपने रूट पोर्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, रूट ब्रिज होगा एक पूरे नेटवर्क के लिए, है ना। रूट पोर्ट होगी एक पर स्विच। भाई एक स्विच पे एक ही ऐसी पोर्ट हो सकती है ना। अब आप ये मेरे से बहस कर सकते हैं कि क्या अगर मैं एक और ये कनेक्ट कर दूं फिर भी फिर भी एक ही पोर्ट लेंगे आप, राइट। क्योंकि फिर से वरना ये लूप बन गया। अगर दो सिंपल, अगर दो स्विच को आपने दो लिंक से भी कनेक्ट कर दिया है ना तो वो भी एक लूप ही है, उसमें से भी आपको एक हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी तो छोड़ दीजिए इसको, ये हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी के केस में सिंपल सी चीज ये है कि आपने पहले स्टेप में सीख लिया रूट ब्रिज कैसे सेलेक्ट होता है, दूसरे में सेलेक्ट कर लिया आपने रूट पोर्ट। अब तीसरी बात आती है कि आपको डेजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। वो पोर्ट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जो आपके पास रूट पोर्ट के बाद सबसे ज्यादा बेस्ट पोर्ट है, राइट। और उन पोर्ट्स को हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, राइट। कि अच्छा, रूट पोर्ट तो मेरी ये हो गई थी, एक ये रूट पोर्ट हो गई, एक ये रूट पोर्ट हो गई, है ना। और हम सारे स्विचेस पे डेजिग्नेटेड पोर्ट कैलकुलेट करेंगे। चलो हम बात करते हैं पहले स्विच नंबर ए की, राइट। और इसीलिए मैंने लिखा है कि हमें हर एक सेगमेंट पर एक डेजिग्नेटेड पोर्ट को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये है मेरा 10,
ये है मेरा 10 और ये है मेरा 5। अगर आपको चीजें समझ में आनी बंद हो गई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और फिर से देखेंगे। लेकिन मैं तो भाई कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे को तो अभी मजा आ रहा है समझने में और आपको समझाने में। तो आप मर्जी, आप जाइए थोड़ा रेस्ट करके आइए, देखिए। लेकिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको समझाना अभी भी, है ना। तो तीसरा स्टेप हम समझ लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या है कि आपको हर एक सेगमेंट पर एक पोर्ट, जिसको हम डेजिग्नेटेड पोर्ट बोलते हैं, वो स्पेसिफाई करनी है, वो ढूंढनी है, राइट। उसको ढूंढते ही काम खत्म हो जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वो देखते हैं कैसे। अच्छा, सेगमेंट की बात करता हूं तो सेगमेंट का मतलब क्या है? सेगमेंट का मतलब है कि कितने लिंक्स हैं आपके स्विचेस के बीच में, राइट। एक सेगमेंट हो गई मेरी ये, दूसरी सेगमेंट हो गई मेरी ये, तीसरी सेगमेंट हो गई ये। तो हम तीनों सेगमेंट पर एक एक डेजिग्नेटेड पोर्ट ढूंढेंगे, है ना। हाँ, ये बात करते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट की। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट एक से ज्यादा हो सकती है बाय द वे, लेकिन रूट पोर्ट एक ही होगी पर स्विच की। तो चलिए बात करते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट की। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट को समझने के लिए हम चूज करते हैं इस सेगमेंट को, और उसका कैलकुलेशन भी जो शुरुआत होगी उसकी कॉस्ट से ही होगी, राइट। बट कॉस्ट के बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं यहां पर, कि कॉस्ट हम तब ऐड करते हैं बीपीडीयू में जब वो हमको मिल जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्विच सी की बात करूं, अच्छा स्विच सी कौन सा था? ये भी मेरा स्विच सी था, और ये मेरा स्विच नंबर बी था। वेरी सिंपल। अगर एक बीपीडीयू यहां पर जा रहा है, मान लीजिए वो ये बीपीडीयू है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। जैसे ही ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यहाँ पे 0/1 इंटरफेस पे मिलती है स्विच ए को, तो वो उसमें कॉस्ट ऐड कर देता है, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। और कॉस्ट क्या कॉन्फ़िगर की हुई है यहाँ पर? यहाँ पर कॉस्ट आपने कॉन्फ़िगर की हुई है 10। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इस पोर्ट पर और इस पोर्ट पर आप डिफरेंट कॉस्ट कर दें, राइट। और ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बट हम उसका एग्जांपल चलो बाद में लेंगे। बट आप मान के चलिए कि जैसे ही हमें ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट मिलता है या बीपीडीयू मिलता है, तब हम उसमें कॉस्ट ऐड कर देते हैं। और इसीलिए जब इस स्विच ए के पास ये बीपीडीयू पहुंचा था, तो उसमें रूट ब्रिज की जो कॉस्ट थी वो 10 हो गई थी, क्योंकि हमने जैसे ही हमारे पास पहुंचा, हमने इसमें 10 ऐड कर दिया। ठीक है। सिमिलरली जब हम इस बीपीडीयू को यहां पर भेजेंगे, तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि जैसे ही वो बी को मिलेगा, वो जो भी आपने कॉस्ट एसोसिएट होगी 0/1 के साथ, वो ऐड हो जाएगी। इसीलिए जो कॉस्ट बनी थी वो 10+5 बनी थी। इट इज एज सिंपल एज दैट। और सिमिलरली अगर मैं यहां से कोई बीपीडीयू मिल रहा है मेरे को, उसकी भी कॉस्ट जो थी वो 10+5 थी। ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी के इस कैलकुलेशन के बाद ही हमें पता लगा था कि भाई ये जो हमारी बेस्ट लिंक है, बेस्ट पोर्ट है रूट तक पहुंचने की, वो है 0/1 यहां पर और 0/2 यहां पर। और उसी के बेस पर ही हमारा रूट पोर्ट डिसाइड हुई थी। बट मैं बार बार क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि इसी से मिलती जुलती कुछ हमारी कैलकुलेशन है डेजिग्नेटेड पोर्ट पर। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट का मतलब है कि इस सेगमेंट पर, इस वाली सेगमेंट पर जो भी पोर्ट बेस्ट बीपीडीयू भेजती है, वही हमारी डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है, राइट। या उस सेगमेंट की बेस्ट पोर्ट होती है। ओके। तो अब एक मजे की बात यहां पर यह है कि भाई क्या बेस्ट जा रहा है, आप ये देख कर देखो, राइट। ये सोच कर देखो, यहां से जो बीपीडीयू निकल रहा है उसमें कितनी कॉस्ट है? उसमें तो कॉस्ट सिर्फ 10 ही है, एज सिंपल एज दैट, राइट। क्योंकि वो जो कॉस्ट ऐड होगी वो तो यहां पर जाकर होगी, उससे तो हमें मतलब नहीं है। लेकिन स्विच नंबर ए को क्या पता लग रहा है? स्विच नंबर ए को पता लग रहा है कि भाई मेरी कॉस्ट रूट तक पहुंचने की 10 है, और वही मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, अगर मैं बी से मेरे को क्या मिल रहा है उसकी बात भी करूं। अच्छा, बी से जो मेरे को मिल रहा है, मैं उसको येलो से दिखाता हूं। बी से वेरी सिंपल चीज मिल रही है इसको। बी से क्या मिल रहा है? एक ऐसा बीपीडीयू मिल रहा है जिसकी कॉस्ट फिर से 10 है, राइट। क्योंकि कॉस्ट तो यहां पर आने के बाद ऐड होगी ना, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अभी अगर मैं देखूं, मैं भेज भी 10 रहा हूं और मेरे को मिल भी 10 रहा है, तो भाई वो तो कॉस्ट जो है हमारी टाई हो गई। यहां पर कॉस्ट के बेस पर मैं डिसीजन ले ही नहीं सकता कि मेरी पोर्ट बेस्ट है या उसकी पोर्ट बेस्ट है। और अगर मैं पोर्ट के बेस पर डिसीजन नहीं ले सकता, तो जो नेक्स्ट टाई ब्रेकर होता है वो होता है मेरा लोएस्ट ब्रिज आईडी का, या फिर लोएस्ट मैक एड्रेस जो भी हमने इस स्विच पर या इस स्विच पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है।
तो जब आप देखेंगे तो भाई स्विच सी का तो सबसे कम था, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी, राइट। उसके बाद मैं ये बोल रहा हूं कि जो स्विच ए है, मान के देखिए उसका मैक एड्रेस बी से भी कम है, तो ये वाला जो स्विच बन जाएगा ये मेरा डेजिग्नेटेड ब्रिज बन जाएगा इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि भाई मेरा मैक एड्रेस कम है, क्योंकि पहले कॉस्ट जो थी वो सेम हो गई है। डेजिग्नेटेड पोर्ट को सेलेक्ट करने के लिए जो कॉस्ट है वो है 10, राइट, और वो दोनों जगह से मेरी सेम है, और अगर वो सेम है तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं जो टाई ब्रेकर इसको करूंगा वो करूंगा लोएस्ट मैक एड्रेस से, और जो लोएस्ट मैक एड्रेस है वो है स्विच ए का। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, और जो स्विच ए पर पोर्ट होगी वो फिर बन जाएगी मेरी डेजिग्नेटेड पोर्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये आपकी बन गई डेजिग्नेटेड पोर्ट, राइट। हर एक सेगमेंट में आपको एक डेजिग्नेटेड पोर्ट ढूंढनी है, ओके। तो आपने ये ढूंढ ली, तो इसका मतलब क्या है, आपका रूट ब्रिज सिलेक्शन हो गया, रूट पोर्ट सिलेक्शन हो गया, और तीसरा आपने ढूंढ ली डेजिग्नेटेड पोर्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेजिग्नेटेड पोर्ट का मतलब वो पोर्ट एक सेगमेंट पर जो कि बेस्ट बीपीडीयू भेज रही है, राइट। तो कॉस्ट के बेस पर तो उसका फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं भेज भी 10 रहा हूं और मेरे को मिल भी 10 रहा है, राइट। अच्छा, बी भी यही कर रहा है, भेज भी 10 रहा है और उसको मिल भी 10 रहा है, तो उसके बेस पर तो डिसीजन हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम नेक्स्ट टाई ब्रेकर पे आए हैं, और जो नेक्स्ट टाई ब्रेकर है वो है लोएस्ट ब्रिज आईडी। और लोएस्ट ब्रिज आईडी आपको पता है ए का है, और अगर ए का लोएस्ट ब्रिज आईडी है तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि इट इज गोइंग टू बी योर डेजिग्नेटेड ब्रिज, और उस पर जो पोर्ट है 0/2 वो हो गई आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट। और बाय द वे, एक स्विच पर एक से ज्यादा डेजिग्नेटेड पोर्ट हो सकती है, वन और मोर। उसके एग्जाम्पल अलग हैं, वो भी हम देख लेंगे। बट अब हम बात करते हैं कि इस कंप्लीट पिक्चर को मिलाते हैं, रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, और फिर देखते हैं कि हुआ क्या। तो थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर रहा हूं इसको क्लीन करने के लिए, राइट। तो ये क्लीन कर लिया मैंने यहां पर, और ये मान के चलता हूं ये सी है और ये मेरा बी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और हमने डेजिग्नेटेड पोर्ट भी सेलेक्ट कर ली थी बहुत आराम से, राइट। अच्छा, बात करते हैं, तो यहां पर ये डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गई थी, रूट पोर्ट आपको समझ में आ गई थी। अब बात करो आपके रूट ब्रिज की, जो कि आपका सी है। तो रूट ब्रिज पर जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो सारी बेस्ट ही होती हैं, सीधी सी बात है, राइट। और इसीलिए हम उनको डेजिग्नेटेड पोर्ट बोलते हैं। डेजिग्नेटेड पोर्ट थी क्या, रूट पोर्ट के बाद की सबसे ज्यादा बेस्ट। और सीधी सी बात है भाई, रूट ब्रिज पर रूट पोस्ट तो होगी नहीं, क्योंकि सारी की सारी उसी से अटैच्ड ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हाँ, रूट ब्रिज के अलावा जितनी ब्रिजेस होंगे उन पर हमें एक रूट पोर्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो जो हमारा रूट ब्रिज है उस तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट पाथ क्या है। तो ये हो गई डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये हो गई रूट पोर्ट, ये हो गई डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये हो गई रूट पोर्ट, और इस वाले लिंक पे क्या है, ये हो गई डेजिग्नेटेड पोर्ट। अच्छा, अब प्रॉब्लम आई हमें, यार ये पोर्ट क्या है, ना तो ये रूट पोर्ट है ना ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है। तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी पोर्ट ना तो वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है ना वो रूट पोर्ट है, तो वो आपकी बन जाती है ब्लॉक पोर्ट। तो ये हो जाएगी आपकी ब्लॉक। इसका मतलब है कि यहां से बेसिकली स्पैनिंग ट्री जो होगी इस पूरे लिंक को डेटा के लिए ब्लॉक कर देगा। अच्छा, आपको चाहिए भी तो यही था, राइट। स्पैनिंग ट्री आप कर क्यों रहे हैं, ओवरऑल आप समझने की कोशिश कीजिए। भाई, हमारे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के पैकेट थे जो गोल गोल घूमे जा रहे थे, और वो गोल गोल क्यों घूमे जा रहे थे, उसका सीधा सा रीजन था क्योंकि फिजिकल लूप था। और फिजिकल लूप था इसीलिए आर पैकेट गोल गोल घूमे जा रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने इस पूरे प्रोसेस के बाद रूट ब्रिज सेलेक्ट किया, रूट पोर्ट सेलेक्ट की, डेजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट की। क्यों किया ये सब, क्योंकि ये वाला लिंक ब्लॉक हो जाए। और वो कौन सा लिंक था, वो वाला लिंक था जो कि बेसिकली मेरे शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा कोई लिंक है, राइट। भाई, ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ सिंपल 10, ये वाली, राइट। सी और बी के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ ये रही आपकी 10, राइट। बंद कौन सा लिंक हुआ, लिंक बंद हुआ ये वाला, राइट, जो कि आपको चाहिए भी नहीं था क्योंकि ये तो सिर्फ लूप ही बना रहा है। बट मुझे ये चाहिए कि अगर किसी भी पॉइंट पर ये मेरा लिंक बंद हो जाता है या गड़बड़ हो जाती है इसमें, तो फिर ये मेरा अप एंड रनिंग हो जाना चाहिए, और ये स्पैनिंग प्रोटोकॉल कर देता है, राइट। वो भी हम देखेंगे, बट अभी के केस में
इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर आपने रूट ब्रिज फाइंड कर लिया, रूट पोर्ट फाइंड कर लिया, डेजिग्नेटेड पॉइंट पोर्ट फाइंड कर ली हर एक सेगमेंट पर, तो उसके अलावा जो भी पोर्ट आपकी होगी वो ब्लॉक पोर्ट होगी, और वही से आप वही पोर्ट के कारण आपकी जो लूप बनी है वो खत्म हो जाएगी, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब एक बात करते हैं कि भाई एक थोड़ा सा टिपिकल केस भी कंसिडर कर लेते हैं। एक्चुअली टिपिकल नहीं है, बट मैं टाई ब्रेकर्स में जाना चाहता हूं। तो मान के देखिए आपके दो स्विचेस थे, ये आपका स्विच वन, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जरा थोड़ा सा टाइम और लगा रहे हैं हम यहाँ पर। ये हो गया आपका स्विच टू, और ये हो गई इनके बीच की पोर्ट। ये मान के देखिए ये है पोर्ट नंबर वन, और ये है पोर्ट नंबर टू। मैं जानबूझ के इस वाले स्विच की पोर्ट जो है वो ले रहा हूँ 0/4 और 0/5। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी, राइट। अच्छा, अब यहां पर भी फिजिकली तो लूप बन ही रही है भाई। एक आर पैकेट यहां जाएगा तो घूम के यहां पर भी आ सकता है, राइट। और इस लूप को रोकने का काम कौन करेगा? आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अच्छा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के 3 स्टेप। पहले तो रूट ब्रिज ढूंढो, और मैं मान के चल रहा हूं स्विच वन का जो मैक एड्रेस है वो स्विच टू से कम है, तो ये हो गया आपका रूट ब्रिज। रूट ब्रिज पर जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब प्रॉब्लम वाली बात कहां पर है वो देखते हैं। भाई स्विच टू में अब मेरे को फाइंड आउट करनी है कि मेरी रूट पोर्ट कौन सी है, राइट। 0/4 है या 0/5 है? तो भाई उसके लिए बात करना शुरू करते हैं। उसके लिए बात करेंगे तो भाई सबसे पहली बात आती है कि कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, जिसकी कॉस्ट सबसे कम वही आपकी रूट पोर्ट, राइट। तो कॉस्ट की अगर बात करें तो मान के देखिए इसकी भी कॉस्ट 10 है और इसकी भी कॉस्ट 10 है। अगर इन दोनों की कॉस्ट ही 10 है तो भाई स्विच वन बिल्कुल समान दूरी पर है, राइट। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और अगर ये समान दूरी पर है तो हम कॉस्ट के बेस पे तो डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं कि भाई मेरा रूट पोर्ट कौन सा है, राइट। तो पहला क्राइटेरिया हो गया फेल कॉस्ट के बेस पर। तो हम जाते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे। दूसरा क्राइटेरिया क्या था हमारा? लोअर सेंडर ब्रिज आईडी, राइट। ब्रिज आईडी का मतलब अगेन मैक एड्रेस। अब सेंडर तो यहां पर एक ही है। अगर सेंडर एक ही है तो लोअर किसका हुआ? भाई 0/1 से जो हमें बीपीडीयू मिल रहा होगा और 0/2 पर जो हमें बीपीडीयू मिल रहा होगा वो भी सेम हो गए हमारे। अगर सेम हो गए तो कॉस्ट भी टाई हो गई और लोअर सेंडर ब्रिज आईडी भी टाई हो गया, राइट। तो तीसरी चीज जो आती है वो आती है हमारी पोर्ट पे जो हमने प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर की हुई है। और बाय डिफॉल्ट वो जो प्रायोरिटी होती है वो 128 होती है, राइट। वो जो प्रायोरिटी इस बीपीडीयू के अंदर मिल रही होगी यहां से और यहां से, वो भी सेम होगी, राइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेम है। अच्छा, टाई तो हमें ब्रेक करनी है, तो जो चौथा पॉइंट आता है उस टाई ब्रेकर के लिए वो होता है हमारा लोएस्ट पोर्ट आईडी, राइट। और लोएस्ट पोर्ट आईडी रिसीवर का नहीं, हमेशा सेंडर का। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और सेंडर क्या है? हमारा स्विच वन। यहां पर अगर हम देखें तो भाई स्विच वन से जो हमें लोअर मिल रहा है नीचे, राइट, ये है 0/1 पोर्ट, और यहां से जो मिल रहा है ये है हमारी 0/2 पोर्ट। तो इन दोनों 0/1 और 0/1 और 2 में सबसे कम क्या है? ये। तो बेस्ट बीपीडीयू हमें कहां से मिला? ना तो हमने कॉस्ट के बेस पे डिसाइड किया, ना लोअर सेंडर ब्रिज आईडी के बेस पे डिसाइड किया, ना लोअर सेंडर पोर्ट प्रायोरिटी के बेस पे डिसाइड किया। हमने डिसाइड किया वो लोअर पोर्ट आईडी के बेस पर, जो कि है हमारी ये वाली, किसकी? सेंडर की, जो हमें रूट ब्रिज से मिल रही है, राइट। और इसीलिए जो ये वाली पोर्ट होगी, मैं इस कलर से दिखा रहा हूं, ये वाली पोर्ट, ये हो जाएगी हमारी डेजिग्नेटेड, सॉरी, ये वाली पोर्ट जो हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी रूट पोर्ट, क्योंकि यहां पर हमें बेस्ट बीपीडीयू मिला है, राइट। अच्छा, यहां पर भी बीपीडीयू मिला था, वो बेस्ट क्यों नहीं था? हालांकि कॉस्ट उसकी सेम थी, मैक एड्रेस सेम था, पोर्ट प्रायोरिटी भी सेम थी, बट जो पोर्ट है, पोर्ट का नंबर है, वो बड़ा है इधर वाले से। तो आप ये ध्यान रखना कि इस केस में ये वाली पोर्ट जो होगी उसको 0/5 जो होगी वो ब्लॉकिंग पोर्ट होगी आपकी, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल लगता है लोगों को, लेकिन आप समझ लो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, राइट। तो इफ आई गो अगेन, तो मुझे लगता है कि हमने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब मेरी एक और प्रॉब्लम है कि भाई आप मेरे से बहस कर सकते हैं कि विष्णु जी आपने स्पेनिंग ट्री तो समझा दिया, बड़े आराम से समझा दिया, लेकिन जो हमने वो वीलेन समझा था
वो क्यों समझा था हमने, राइट? तो बिलीव मी कि एक वीलैन का मतलब, मान लीजिए अगर आपकी स्विचेस आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पोर्ट है ये एक ही विलन का पार्ट है और ये एक नेटवर्क बन रहा है, राइट? इसकी और दूसरी पोर्ट्स भी आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, राइट? सिमिलरली ऐसे, जो कि दूसरे किसी नेटवर्क का हिस्सा हो, जो कि वीलन 2 का हिस्सा हो, राइट? तो ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होती है ना, ये पर वीलन चलती है बाय डिफॉल्ट। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो एक वीलन के लिए एक इंस्टेंस उसका चलता है। अगर आपके पास 10 वीलन बनाए हैं तो इसका मतलब 10 नेटवर्क हो सकते हैं, और 10 नेटवर्क हो सकते हैं तो 10 नेटवर्क में लूप हो सकती है ना? तो हर एक वीलन के लिए आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलानी होगी, राइट? बाय डिफॉल्ट हर वीलन के लिए चलती है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं चलेगी तो लूप बनेगी ही बनेगी। इसीलिए बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस में या किसी भी कंपनी के स्विचेस में हमें पता होता है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, और अगर वो मैनेज स्विच है, आप उनमें लॉग इन कर सकते हो, तो आप इस बिहेवियर को ट्वीक कर सकते हो कि क्या रूट ब्रिज रखूं, क्या, और वो डिजाइन पे डिपेंड करता है। और हम जब वो डिजाइन सीख रहे होंगे कि भाई अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं, भाई इतने बेसिक्स तो पता होने चाहिए अगर आप नेटवर्क इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, है ना? तो बेसिक्स की बात कर रहे हैं, हम डिजाइन की भी बात कर रहे होंगे आगे, है ना? मेरी सेपरेट सीरीज आएंगी जिसमें हम आपको लेयर टू नेटवर्क को डिजाइन करना सिखाएंगे कि भाई कहां पर रूट रखूं, राइट? कैसे मैं ट्वीक कर सकता हूँ ये सारी चीजें। बट बिलीव मी, अब स्पैनिंग ट्री जो है वो पास्ट की प्रोटोकॉल हो गई है। अब इतनी सारी प्रोटोकॉल्स आ गई हैं जिन्होंने स्पैनिंग ट्री को हटा ही दिया है कि भाई हम ऐसा नेटवर्क ही नहीं बनाएंगे एट द फर्स्ट प्लेस जिसमें लूप होगी, तो ना तो लूप होगी ना तुम्हारा रोल होगा उसमें। बट बिलीव मी, इसकी अंडरस्टैंडिंग आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए सॉल्यूशंस को अप्रिशिएट करना चाहते हो, या नए सॉल्यूशन को इवन समझना भी चाहते हो कि भाई क्यों है, अगर आपको ये नहीं पता है ना कि भाई वो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो दिक्कत है। और जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम थी लेयर टू नेटवर्क की, वो थी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट? मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो भी आ रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को हटा रहे हैं, राइट? अगर आप मेरे एसडी एक्सेस पे वीडियो देखो, एसडी एसीआई पे वीडियोस देखो आप मेरे, तो हम यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अलग तरीके से, विदाउट स्पैनिंग ट्री। ठीक है, हैविंग सेड दैट, आपको इतना आना ही चाहिए। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसमें हम बात कर रहे होंगे कि भाई अगर हमारे पास ये टीसीपी और ओएसआई मॉडल दोनों है, राइट, तो दोनों है ही क्यों? हर जगह टीसीपी टीसीपी आईपी इंप्लीमेंटेड है, ओएसआई की क्या जरूरत है, राइट? तो उसकी हिस्ट्री में जा रहे होंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, और फिर मिलते हैं आपसे।